बेटा हमारा आज का दोहराई का विषय मैं ग्रामर में से ले रही हूँ, व्याकरण में से समास और वाक्य। समास की मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी जो आप लोगों ने देखी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं समास ले रही हूँ। बेटा समास का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था कि अनेक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी हो, इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं कहते, ये वाक्यांश नहीं होते हैं, ये समास होते हैं। समास दो शब्दों के मेल से बनता है। दो शब्दों के मेल से समास बनते हैं। आपको याद है आपने संधि भी की थी। संधि में हमने कहा था जहां दो वर्ण मिलते हैं और परिवर्तन होता है, नया शब्द बनता है, वहां संधि होती है। लेकिन समास में दो शब्दों के मेल से परिवर्तन होता है, नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। ओके, समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद, राइट, या इसे समासिक समासिक पद या समासिक शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, समास के भेद कौन से हैं? बेटा समास के 6 भेद हैं। हम एक एक करके इसको अभी डिस्कस करेंगे। समास के 6 भेद हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? अभी कुछ लोगों ने बोला था कि मैम हमें विग्रह करना नहीं आ रहा। बेटा विग्रह करने के लिए आपके शब्दावली अच्छी होनी जरूरी है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी जरूरी है, और आप लोगों को जो उदाहरण दिए गए हैं वो पढ़ने जरूरी है। ध्यान से उसको पढ़िए, ध्यान से उसको समझिए, राइट। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? तत्पुरुष समास की पहचान क्या है कि जब भी आप इसका विग्रह करते हैं, जब भी आप किसी समासिक पद का या समस्त पद का या समास का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर हमें उसमें कारक चिन्ह मिलता है। ओके, हमें उसमें कारक चिन्ह मिलता है जब उसका विग्रह करते हैं, राइट। अब इसमें जो कारक है आपको पता है, कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक कारक के भेद हमने पढ़े हैं। जब हम तत्पुरुष समास के लिए किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, वहां पर कर्ता और संबोधन नहीं होता। ठीक है, समस्त पद में ये बात ध्यान में रखनी है, विग्रह करते हुए कर्ता और संबोधन कारक आपको उसमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे ग्राम गत। ग्राम गत, आपको इसका विग्रह करके इसका भेद बताना है, तो आप क्या कहेंगे? विग्रह क्या करेंगे? ग्राम को गया हुआ, ग्राम मतलब गांव, ग्राम को गया हुआ। अब देखो इसमें को जो है कारक चिन्ह हमें मिला, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास, राइट। एक जैसे मैंने आपको बताया था राह खर्च, वर्कशीट में भेजा था, राह खर्च, इसका विग्रह क्या होगा? राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। अब के लिए हमें कारक चिन्ह इसमें मिला, इसलिए ये क्या है? तत्पुरुष समास। ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, तत्पुरुष समास की ही और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे प्रदूषण रहित, एक मस्त पद है प्रदूषण रहित। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? प्रदूषण से रहित,
प्रदूषण से रहित। अब हमें इसमें से कारक चिन्ह मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब मैं अगले भेद पर चल रही हूँ। सेकेंड भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व जहां पर और तथा आदि हमें मिलता है जब हम उसका विग्रह करते हैं, किसी भी समस्त पद का विग्रह करते हैं। जैसे जलवायु, आप इस समस्त पद का जब विग्रह करेंगे, जलवायु विग्रह करने पर बनेगा जल और वायु। जल तथा वायु भी लिखा जा सकता है, जल और वायु भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमें और मिला तो ये कौन सा है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता, ये भी दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, माता या पिता, माता और पिता, माता तथा पिता, किसी भी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें या और तथा आदि मिलते हैं। अब आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी बेटा, यहां पर मैंने हाइफन लिखा है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसमें नहीं किया। अब आप विग्रह कर कर देखेंगे, मोस्टली जो द्वंद्व समास की उदाहरण होती हैं, जो समस्त पद होते हैं द्वंद्व समास के लिए, उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया हुआ तो फिर भी आपने इसका विग्रह करके देखना। ठीक है, विग्रह करने पर अगर और तथा या आदि मिले तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इज इट क्लियर? किसी को क्लियर नहीं है बेटा तो पूछ लीजिए, रेज योर हैंड्स। अगर किसी को क्लियर नहीं है यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं, अपने हाथ खड़े कीजिए। नो हैंड्स आर रेज्ड। समझ में आ गया है तो एक थंब दिखा दीजिए। ओके फाइन, चलिए अब मैं आगे, ओके गुड, आगे तीसरे भेद पर चल रही हूं, ध्यान से समझना। तीसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास, अब बेटा द्विगु समास कहां पर होता है, जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर उसका पहला पद कोई संख्या होती है, संख्या यानी कि कोई नंबर, राइट, संख्या यानी कोई नंबर। जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर पहला पद, दो पद बनेंगे ना, जब हम विग्रह करेंगे दो शब्द बन जाएंगे, और पहला पद कोई संख्या हो। जैसे चौराहा, चौराहा, इसका विग्रह क्या होगा, चार राहों का समूह। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब आप विग्रह करेंगे द्विगु समास में आप पीछे का समूह जरूर लिखेंगे। अगर आप का समूह नहीं लिखते हैं तो विग्रह इनकम्प्लीट है, राइट। चौराहा, चार राहों का समूह। अब देखो पहला पद क्या है, एक संख्या, ठीक। ऐसे ही मैं ले रही हूं पंचवटी, पंचवटी, पांच वटों का समूह। आपकी बुक में बेटा का समाहार भी लिखा है, समाहार का भी सेम यही मीनिंग है, चाहे समाहार लिख लीजिए चाहे
समूह लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। पंचवटी 5 वटों का समूह। अब देखो पहला पद क्या है, 5। अब हमें कोई नंबर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, षटकोण। षटकोण 6 कोणों का समाहार। 6 कोणों का समाहार, ठीक है। अब यहां पर भी पहला पद एक संख्या है। जब हमें पहला पद कोई संख्या मिलती है तो वहां पर द्विगु समास होता है, राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नवरात्रि शब्द है, नवरात्रि, इसका विग्रह क्या बनेगा? 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों का समूह, 9 एक संख्या है, ठीक है। सप्ताह, इसका विग्रह कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स। इसका विग्रह कौन बताएगा? हैंड्स रेज कीजिए। कौन इसका विग्रह बताएगा? ओके, यस दिया। मैम 7 दिनों का समूह। यस, 7 दिनों का समूह, गुड। पहला पद एक संख्या है, ठीक है, इसलिए ये द्विगु समास की उदाहरण है, राइट। एक और दे रही हूं, अठन्नी। इसका विग्रह कौन बताएगा? अठन्नी। हाँ जी धीरेन। अठन्नी, धीरेन इसका विग्रह बताइए बेटा। 8 आनों का समूह। 8 आनों का समूह, ठीक है। पहला पद संख्या है, इसलिए यहाँ पर मैम द्विगु समास, ओके। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब मैं अगला भेद लेने जा रही हूं। इसका अगला भेद है बहुव्रीहि समास। बेटा स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास कहां पर होता है? जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर जब हमें पता चलता है कि ये पद किसी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे चक्रधर। चक्रधर, इसका विग्रह क्या होगा? चक्र को धारण किया है जिसने। इसमें एक दो बातें ध्यान रखने वाली है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। चक्र को धारण किया है जिसने, ठीक है। एक तो जब हम बहुव्रीहि समास का विग्रह करेंगे, पीछे जिसने, जिसका, जिसके जरूर लगेगा। जैसे द्विगु समास में मैंने बताया कि पीछे का समूह या का समाहार लगेगा, वैसे ही बहुव्रीहि समास में पीछे
जिसने, जिसका, जिसके जरूर लगेगा। ठीक है, और जिसके लिए प्रयोग हुआ है आप ब्रैकेट में वो जरूर लिखेंगे। चक्रधर किसे कहते हैं? विष्णु, राइट। जिसके लिए ये प्रयोग हुआ है आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम लेते हैं पीतांबर। पीतांबर, इसका विग्रह क्या बनेगा? पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला है अंबर जिसका। अब ये किसके बारे में बता रहा है? ब्रैकेट में लिखेंगे कृष्ण, राइट, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कृष्ण। अब हमें पता चल रहा है, विग्रह करने पर पता चला कि ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पीतांबर क्या है? बहुव्रीहि समास। ठीक, एक और उदाहरण ले रही हूं, ध्यान से देखना। दशानन, दशानन, इसका विग्रह क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? दशानन का विग्रह क्या होगा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। यस लवलीना। मैम, हाँ जी मैम 10 सिर हैं जिसके, रावण। ब्रैकेट में हम लिखेंगे। ठीक है, लवलीना मुझे एक बात और बताएंगी आप कि यहाँ पर अब 10 जो है एक संख्या है। जब मैंने अभी द्विगु समास बताया था तो मैंने कहा था अगर पहला पद संख्या हो तो वो द्विगु समास होना चाहिए, पर इसको हमने बहुव्रीहि समास में क्यों लिया? बताएंगे आप? यस लवलीना। यस मैम। मैम आई हैव नो आइडिया। ओके, दशानन, 10 सिर हैं जिसके। मैंने दो बातें कही थी। पहली बात ये कही कि अगर कोई पद संख्या हो, पहला पद, तो वहां पर द्विगु समास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा था कि उसका विग्रह करने पर, किसी भी स्मृत पद का विग्रह करने पर यदि हमें पता चलता है कि यह स्मृत पद किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास, चाहे इसका पहला पद एक संख्या है लेकिन वे रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दशानन शब्द रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे पहला पद संख्या है लेकिन रिप्रेजेंट रावण को कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में आएगा। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, राइट। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। एक शब्द मैंने लिया, एक दंत, एक दंत, इसका विग्रह क्या होगा? एक है दंत जिसका, एक है दंत जिसका, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? गणेश, राइट। पहला पद एक संख्या है, नंबर है, लेकिन फिर भी हम इसको द्विगु समास में नहीं ले रहे क्योंकि ये गणेश जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एकदम से हमें पता चल रहा है कि ये गणेश के लिए प्रयोग है, इसलिए हम इसको बहुव्रीहि में लेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हर्षप्रीत क्लियर बेटा? ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं। इसका अगला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की पहचान क्या है कि जब हम किसी स्मस्त पद
पद का विग्रह करते हैं तो एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जो विशेषता होती है। ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं, नील गाय, नील गाय। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय। अब जैसे मैंने आपको द्विगु समास में बताया था कि पीछे काल समूह या काल समाहार लगा होना चाहिए, बहुव्रीहि समास में बताया था जिसका, जिसके, जिसकी लगा होना चाहिए। उसी तरह से कर्मधारय समास में जो शब्द लगा होता है जिससे विशेषण और विशेष्य अलग अलग होते हैं, हमें उसके बारे में पता चलता है। नीली है जो गाय। ठीक है, गाय क्या है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और नीली विशेषण। हमें पता चला एक विशेषण है और एक विशेष्य है। गाय की विशेषता है कि वह नीली है। कर्मधारय समास में समस्त पद का विग्रह करने पर हमें विशेषण और विशेष्य मिलते हैं। राइट, जैसे महात्मा, एक शब्द है महात्मा, इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब एक विशेष्य है और एक विशेषण है। आत्मा की विशेषता है महान होना, एक विशेषण और एक विशेष्य, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। जैसे अब एक शब्द लिखने लगी हूँ, ध्यान से देखना, दिसंबर। ये शब्द तो मैंने अभी बहुव्रीहि समास में भी लिया था अभी बहुव्रीहि समास में, लेकिन अब मैंने कर्मधारय समास में भी ले लिया। ऐसा क्यों? इसमें क्या अंतर है? अंतर समझिए, समस्त पद वही है, लेकिन अंतर कहाँ पर है? विग्रह लिखने लगी हूँ, ध्यान से देखना। पीला है अंबर जो, ठीक है, और पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जो और पीला है अंबर जिसका। इन दोनों में अंतर कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। कोई अंतर बता सकता है? रेज योर हैंड अगर कोई बता सकता है तो। हाँ जी अपरन। मैम जिसका है तो ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हम लिखेंगे बहुव्रीहि, और जो है मतलब कर्मधारय समास, क्योंकि विशेष्य और विशेषण है। लिख देंगे बहुव्रीहि या कुछ और भी लिखा जाना चाहिए? अपन बताइए बेटा। यस अपरन। यस मैम। पीला है अंबर जिसका, कुछ और भी लिखा जाना चाहिए या सिर्फ बहुव्रीहि हमें पता चल गया? मैम बहुव्रीहि होगा शायद, क्योंकि कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, ब्रैकेट में। जब हमें पता चला कि ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीला है अंबर जिसका, जब उसके साथ जिसका लग गया, मतलब किसी की बात हो रही है, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। ओके, ये होगा बहुव्रीहि। लेकिन जब हमने बात की पीला है अंबर जो, पीला है अंबर जो, मतलब अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। अब बात ये है कि विग्रह करने पर निर्भर करता है कि कौन सा समास का भेद है। अगर आपने लिखा पीला है अंबर
होगा तो बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगर लिखा पीला है अंबर जो तो कर्मधारय। क्लियर हुआ सबको? ओके फाइन। चलिए अगला भेद कर रहे हैं, छठा भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है? सबसे पहले हमें अव्यय का अर्थ समझना है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलते, जो कभी नहीं बदलते। एक शब्द है न या ना, ठीक है, या एक शब्द है नहीं, ठीक है, एक शब्द है प्रति, ठीक, एक शब्द है यथा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक आदि के बदलने पर भी बदलते नहीं है। अब नहीं शब्द है, ठीक है, या ना शब्द है, कितने सारे वाक्यों में प्रयोग होता है अलग अलग तरीके, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी, वे नहीं जाएंगे, पिताजी नहीं आए थे, अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ठीक है, हमने खाना नहीं खाया। कितने सारे सेंटेंसेस मैंने बोल दिए, कितने सारे वाक्य बोल दिए, उसमें कितने सारे शब्द बदल गए, लेकिन जो नहीं शब्द है वो हमेशा नहीं था, उसका कोई रूप नहीं बदला, ठीक है। जो शब्द लिंग वचन कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक। अब अव्ययी भाव समास क्या है? जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर पहला पद कोई संख्या होती है, ठीक है, उससे हम कोई अव्यय होता है। जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर पहला पद कोई अव्यय है। जैसे मैंने प्रति लिया था, प्रतिदिन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा प्रत्येक दिन या हर दिन, ठीक है। प्रति, यहाँ पर प्रति, प्रत्येक, प्रति क्या है? अव्यय, ठीक। यथा विधि, इसका विग्रह है विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। अब हमें यहाँ पर पता है कि पहला पद एक अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चले आगे, ये है समास। आपको इसे ध्यान से इसके भेदों को समझना है, इनको पढ़ना है। आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं, उनको बहुत ध्यान से समझें, ठीक है बेटा। अब आगे हम कर रहे हैं वाक्य। अगला विषय जो मैं उठा रही हूँ वो है वाक्य। वाक्य आप सबको पता है क्या होते हैं? वाक्य मतलब सेंटेंस। हमें पता है हमारे पास वर्ण होते हैं, अ आ ई क ख ग। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, ठीक है। अब जो वाक्य होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। हमारे सिलेबस में अभी रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीन तरह के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्रित, ठीक है। सरल वाक्य सबसे पहले हम लेते हैं। सरल वाक्य कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, जैसे मैं बोल रही हूँ, सरल वाक्य, सिंपल
उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, मौसम सुहावना है। ठीक है, एक तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल। दूसरा इसकी पहचान क्या है? एक काम होने पर जब दूसरा काम होता है। ठीक है, जैसे वह खाना खाकर चला गया। वह खाना खाकर चला गया। ठीक, सिंपल। एक काम होने के बाद जब दूसरा काम होता है, सिंपल सेंटेंसेस हो गए। एक तो पंखा चल रहा है, इस तरह के। दूसरा जब हम पता चलता है कि एक काम होने पर दूसरा काम हो। ठीक है, उसके बाद होते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में बेटा दो वाक्य और तथा आदि से जुड़े होते हैं, और तथा परंतु आदि के साथ जुड़े होते हैं। इसी वाक्य को लेकर चलते हैं, वह खाना खाकर चला गया। जब हमने ऐसे लिखा तो ये बन गया सरल वाक्य। इसी को अगर हम संयुक्त बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? उसने खाना खाया और चला गया। ठीक है, अब यहां पर देखो दो वाक्य बन गए। उसने खाना खाया, वह चला गया, और लग गया इसलिए हमने यहाँ पर वह नहीं लगाया, अदरवाइज ये दो इंडिपेंडेंट वाक्य बन गए। ठीक है, जब दो वाक्य और तथा आदि के साथ जुड़कर एक वाक्य बन जाता है तो वहां पर संयुक्त वाक्य। ठीक, इसी को मैं उदाहरण में लेती हूँ मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा। अगर हम इसको मिश्रित वाक्य बनाना चाहते हैं, मिश्रित वाक्य जो होता है जो सो जैसे वैसे आदि के साथ बनते हैं, इसको अगर हम मिश्रित में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? जैसे कि उसने खाना खाया वैसे ही चला गया। जैसे ही उसने खाना खाया वैसे ही चला गया। राइट, जैसे ही उसने खाना खाया वैसे ही चला गया। यहाँ पर अब सरल वाक्य में सिंपल सेंटेंस, जब हमें पता चलता है कि एक काम होने पर दूसरा काम किया जा रहा है, और संयुक्त वाक्य जब दो वाक्य आपस में और तथा परंतु आदि के साथ मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, और मिश्रित वाक्य जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। एक इंडिपेंडेंट वाक्य होता है और दूसरा डिपेंडेंट होता है, और जैसे वैसे आदि के साथ जुड़े होते हैं। इतना समझ में आया बेटा? इसकी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इसको देखते हैं हम। जैसे सरल वाक्य अगर हम देखते हैं तो पिताजी ने आकर बात की। ठीक है, पिताजी ने आकर बात की, सरल वाक्य। पिताजी ने आकर बात की, एक काम हुआ, पिताजी आए, फिर दूसरा काम ये हुआ कि उन्होंने बात की। ठीक है, इसको अगर हम संयुक्त में बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? पिताजी आए और उन्होंने बात की। ठीक, अब और के साथ दो वाक्य जुड़ गए। पिताजी आए एक वाक्य बन गया, उन्होंने बात की दूसरा वाक्य बन गया। ठीक है, अगर हम इसी को मिश्रित वाक्य में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? आप इसको जब के साथ भी बना सकते हो। जब पिताजी आए तब उन्होंने
बाकी। राइट, ठीक है। जब हमने किया कि एक काम होने पर दूसरा काम हुआ तो ये बन गया सरल वाक्य, ठीक है। जब और के साथ दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बन गया तो ये बना संयुक्त वाक्य। और जब तब लगकर जब एक वाक्य बना तब बना मिश्रित वाक्य, ठीक है बेटा। ये वाक्य है, आपने वाक्य के भी उदाहरण बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। आपको असाइनमेंट्स भी भेजी गई हैं, वर्कशीट्स भी भेजी गई हैं, प्लीज उसे ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ भी लीजिए, ठीक है बेटा। किसी और को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए, उदाहरण किताब में से पढ़िए, ठीक है। और जो वीडियोस भेजी गई हैं वीडियोस भी ध्यान से देखिए बेटा।